पुणे के उन पुराने गलियारों में जहाँ इतिहास की सांसें दीवारों से चिपकी है, वहाँ एक वाड़ा खड़ा है जिसकी नींव में दफन है सैकड़ों रहस्य। कहते हैं कि इसकी हर एक ईंट चीखती है, हर खिड़की से झांकती है एक सताई आत्मा। आज हम उसी श्रापित राजवाड़े की कहानी सुनेंगे जहाँ इंसान नहीं, अजीब रहस्यों का राज चलता है। तो तैयार है आप डर के साए में कदम रखने के लिए कहानीकार राज विजया के साथ। अपने घर में अकेला रह गया विवेक मायूस सी नींद से जागा तो पाया कि न्यूज़पेपर के साथ आज सुबह ही विवेक के घर पे कोई चिट्ठी छोड़ गया था। विवेक को बड़ा अजीब लगा। लाल कलर के लिफाफे में कैद वो पीली कलर की चिट्ठी अपने अंदर कुछ रहस्य समेटे मानो विवेक को ही देख रही हो कि कब वो उसे पढ़े। विवेक ने लिफाफे से चिट्ठी निकाली तो चिट्ठी पे लाल स्याही से लिखा था, मोमबत्ती जलाओ और चिट्ठी को उस पे तेराओ, तब खुल पाएंगे कुछ अनसुलझे राज। विवेक ने उस पीली चिट्ठी को पलटकर देखा तो उस पे कोई केमिकल लगा था। विवेक ड्रॉवर से मोमबत्ती निकालकर जलती मोमबत्ती पे चिट्ठी को तेराने लगा तो वो देखता है कि चिट्ठी पे कुछ शब्द उकर आए हैं। शब्द जरा से धुंधले थे पर उनके बीच में मानो कुछ खून की बूंदें टपकाई गई थी, जिन बूंदों के बीच में लिखा था, तुम्हारी बहन की रूह हमारे कब्जे में है और उसकी तावीज तुम्हारे गले में। उसकी रूह को आज़ाद करवाना चाहते हो तो वाड़े में कैद उस तहखाने में लौट आओ जहां से यह तावीज ताल्लुक रखता है। वाड़ा जहां तुम्हारे कुल की शुरुआत हुई। विवेक की नज़र अपने घर की दीवारों में माँ पापा की तस्वीर के साथ टंगी उसकी बहन अंजलि पे गई। उसकी मुस्कुराहट आज भी विवेक को सोने नहीं देती थी। वो अपनी बहन से जितना प्यार करता था उससे तो कम से कम इस जिंदगी से ऐसे नहीं जाना चाहिए था। आज से 7 साल पहले जब अंजलि अपने दोस्तों के साथ एक पहाड़ी ट्रिप पर गई थी तो अचानक हुए बस हादसे में उसकी प्यारी बहन अंजलि सैकड़ों लोगों के साथ गहरी खाई में समा गई थी। अजीब बात थी कि सैकड़ों लाशों के बीच भी अंजलि की लाश कभी बरामद ना हो सकी। उन्हीं कई फट चुकी लाशों में विवेक को मिला तो केवल अंजलि का यह तावीज, जो आज विवेक के गले में वाड़े का एक इकलौता वंश होने की उम्मीद जलाए हुआ था। अब विवेक अकेला रह गया था मगर हाथ में पकड़ी यह चिट्ठी किस ओर इशारा करना चाहती थी। क्या यह चिट्ठी कोई मजाक है? मगर हमारा पुश्तैनी वाड़ा, उसके बारे में तो यहाँ ज़्यादा किसी को नहीं पता, ना मैंने कभी किसी को बताया भी। तो चिट्ठी में वाड़े का जिक्र कैसे और क्यों? और मेरी बहन की रूह वहाँ कैद है तो क्या ये चिट्ठी वाड़े से मेरे लिए ही लिखी गई है? आखिर इन सब के पीछे क्या मामला है? इससे पहले कि विवेक और कुछ सोच पाता उसे एक ख्याल आया। गांव के बुजुर्गों और घर के बड़ों ने बहुत पहले ही चेताया था, राजवाड़े का दरवाजा खुलते ही तुम्हारी सांसें उसकी हो जाएगी। वहाँ एक श्राप लगा है, जो भी जाएगा फिर पहले जैसा नहीं लौट सकेगा। मगर विवेक अपने बस में नहीं था। अपनी बहन अंजलि के बिना उसका जीवन पहले से ही एक श्राप था और ऐसे में वो एक चांस भी ना ले। कहीं अंजलि वाड़े में हुई तो? आखिर बिना किसी को बताए विवेक ने अपनी अलमारी में रखी विरासत में मिली वाड़े की चाबी को थाम लिया और निकल पड़ा अपनी बहन के नाम मिली इस गुमनाम चिट्ठी का राज जानने। आखिर रात 8 बजे के गंभीर अंधेरे के बीच वाड़े के सामने खड़े होकर विवेक ने महसूस किया कि मानो जैसे कोई उसे अंदर से देख रहा था। खिड़कियों के पर्दे आज भी धूल खाए हिल रहे थे। ऊंचे पेड़ बिल्कुल शांत से खड़े
अपनी मौजूदगी बयान कर रहे थे, मानो कोई है वाड़े में जो विवेक को भीतर बुला रहा है। विवेक वाड़े में गया तो अंदर का वातावरण सड़े हुए गुलाब जल जैसा था। विवेक ने दीवार पर टंगे चित्र देखे। सभी पूर्वजों के चेहरे कटे हुए थे, सिर्फ आंखें बची थी। एक अधकटी तस्वीर से किसी तरह का लिक्विड रिस रहा था। अंधेरे में ना जाने वो पानी था या खून। आगे गलियारे से होते हुए वाड़े के भीतर जाते जाते विवेक को लग रहा था कि कोई सामने से आएगा या कोई उसका इंतजार कर रहा होगा, जो उसे बताएगा इस चिट्ठी का मतलब। आखिर कहाँ है उसकी बहन? मगर गलियारा एकदम शांत था, चांद की सफेद रोशनी से जगमगाया हुआ, वीरान और ठंडा। विवेक सामने बने नक्काशी वाले दरवाजे के करीब जाते जाते रुक सा गया। इस दरवाजे पे तो कोई कुंडी या ताला ही नहीं था। ये एक नक्काशी किया हुआ बड़ा भारी सा काफी पुराना सा दरवाजा था। ना जाने अपने बचपन में कभी विवेक इस घर में रहा भी होगा क्या। उसने तो ये सब मानो जिसे पहली बार देखा था। तभी उसकी नजर एक अजीब निशान पर पड़ी। दीवार पर उकेरी गई कलश की आकृति। उसने उस पर दबाव डाला और किसी दीवार के खिसकने की आवाज से हुई और सामने नक्काशी से भरा दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का कमरा जलते दियों से रोशन था और धूल भरी मेज पर रखी थी एक डायरी और उस पर सूखे खून के निशान, मानो जैसे कोई रची रचाई साजिश हो। विवेक ने कदम बढ़ा, कमरे का मुआयना किया। कमरे के पर्दे हवा से लहरा रहे थे और दिया जल बुझ रहा था। एकदम शांत वातावरण था। अपने कदम बढ़ा, विवेक ने धीमे स्वर में आवाज लगाई, कोई है? सामने आओ। क्या ये किसी तरह का मजाक है? हाथ बढ़ा, विवेक ने डायरी उठा ली और इधर उधर अंधेरे में देखते हुए उसकी नजर डायरी के पहले पन्ने पे गई, जिस पे लिखा था, आज राधाबाई ने विद्रोह किया। उसने कहा मैं अपनी बेटी को नहीं दूंगी। हमने उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया। उसकी चीखें हमेशा इन दीवारों में कैद रहेगी। विवेक ने पीछे मुड़कर देखा। वहां पर कोई नहीं था, पर उसकी गर्दन पर किसी की सांसें गर्म हो रही थी। इस गंभीर से माहौल में घबराहट से भरे विवेक का खड़ा होना अब नासूर बन रहा था। जब उसने कुछ आवाजें सुनी, आवाजें ऐसी जैसे कोई जंजीरों की बंदिश में अपने पांव घसीट घसीट कर चल रहा हो। आंगन में चांदनी फैली थी। कमरे के बाहर गलियारे में जहां पहले अंधेरे की खामोशी पसरी थी, अब वहां पे बीचों बीच एक काली परछाई खड़ी थी। यह आंखों का धोखा है सोचकर विवेक ने उसे आवाज दी, कौन हो तुम? क्या तुम्ही ने वो चिट्ठी भेजी थी मुझे? और अब ये डायरी, इन सबका क्या मतलब है? विवेक जरा सा नक्काशी किए हुए दरवाजे के बाहर चला आया और दरवाजे के किनारे पर आकर ठहर गया। जब काली परछाई गलियारे की अंधेर छाया की ओर से आगे आने लगी तो जंजीरों और घिसते कदमों की आवाज होने लगी। विवेक का दिमाग तय नहीं कर पा रहा था कि आखिर ये कैसी आवाजें हो रही है। अगर आप लोग विवेक की जगह होते तो क्या आप किसी ऐसी आवाज को सुनकर देखने आते कि आखिर अंधेर को भरे इस वाड़े के गलियारे में कौन ऐसी बेड़ियों में जकड़ा चल रहा है? कमेंट में अपना जवाब जरूर दें। तभी विवेक की आंखें सामने गलियारे में जमी सी ठहर गई। आंखों से निकलकर एक औरत चांद की रोशनी में चलकर आगे आई थी। उसका शरीर बेड़ियों से जकड़ा और पांव टूट चुके जमीन पर घिस रहे थे। उसकी पुरानी सी चीथड़ों जैसी साड़ी खून से लथपथ थी। उसका चेहरा अंधेरे गलियारे में
पीछे की ओर मुड़ा हुआ था और देखते ही देखते उसकी एक जगह ठहरी सी गर्दन घूमकर आगे की ओर मुड़ गई। उसके चेहरे का मांस सड़कर खाल में लटक रहा था और उस पे टपक रहे थे रेंगने वाले कीड़े। विवेक की सांसें अटक गई। अपनी जंजीरों से बंधी वो औरत गलियारे से आती चांद की रोशनी में साफ साफ दिख रही थी। उसके आंखों के गड्ढे से निकल रहे वो कीड़े मानो पूरे शरीर में भरे थे और यूं ही भयानक सांसें भरती जंजीरों से जकड़ी वो औरत हवा में ऊपर उठने लगी। उसके टूट चुके पांवों में हड्डियां नहीं थी, उसकी जगह लटकी थी मोटी पैरों की खाल। वो हवा में तैरती हुई विवेक के पास आने लगी। तुम्हारे परदादा ने मुझे मारकर इस वाड़े की दीवार में चुनवा दिया। 68 साल इस बंदिश को झेला था मैंने। 100 साल का श्राप वाड़े की हर नब्ज में बहेगा मेरा। मैं इस वंश का आखिरी चिराग तक खत्म कर दूंगी। विवेक का उसको अपनी ओर हवा में तैरता आता देखना भर था कि औरत ने अपना हाथ विवेक की ओर बढ़ा दिया। सांसें फूलते के साथ ही विवेक के सीने में तेज दर्द उठा, जैसे कोई उसका दिल नोच रहा है। तभी एक तेज चमक उसकी शर्ट से बाहर को जगमगाने लगी। उसका तावीज गर्म लोहे की तरह जल रहा था। कांपते सड़ चुके नर्म से हाथ विवेक के गले को कस रहे थे, मानो एक साथ किन्हीं अलग अलग मांस के टुकड़ों की बदबू उस औरत के चेहरे में रेंगते कीड़ों में समाई हो। उसका चेहरा तो चेहरा था ही नहीं, वो तो बस कई जगह से उधड़ा हुआ मांस सा था। विवेक का दम घुटने लगा। ऊपर से सीने में आग की तरह जलता ये तावीज उसके दर्द और घुटन को बढ़ाने लगा। विवेक के झटपटाते हाथ अपने गले में पड़े तावीज को नोचकर खुद से दूर हटाने लगे। विवेक पे छाती बेहोशी और डर हावी होने लगा। आज इस वाड़े में उसकी अंतिम रात होने वाली थी। फिर इस वाड़े का अंतिम चिराग भी बुझ जाता और इसी दौरान विवेक की बुझती सांसों की लय में तावीज गले से टूटकर रूह बन चुके उस लाश से सट गया और चीथड़ों में बटी वो औरत चीखती हुई पीछे हटी और अंधेरे में फिर एक बार शांति छा गई। फिर वही मायूसी और खामोशी। विवेक की दबती सांसें वापस नॉर्मल होने लगी। अपने घुटनों को हाथ लगा सांस भरता विवेक तावीज को देखने लगा। इस तावीज की चमक अभी भी तेज थी, जिसमें से गर्म भट्टी की तरह लोसी गर्मी भभक रही थी। इसका मतलब था रूह अभी भी आसपास ही थी। विवेक थोड़ा नॉर्मल होकर वापस ऊपर देखने को हुआ तो पूरा नजारा ही चेंज हो गया। उसके सामने रह गया था तो केवल एक लकड़ी का पुराना सा दरवाजा। वो पीछे पलटा तो मानो वो किसी चार दीवारी में कैद था। एक संकरे से 10 बाई 10 नुमा कमरे में सामने केवल एक दरवाजा था जिसे खोला जाना था। अपनी सांसों और खुद पे काबू पाते हुए विवेक के माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। क्या हो रहा है मेरे साथ? हे भगवान, ये तावीज ये तो गर्म हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? तावीज की रोशनी संकरे कमरे और विवेक के चेहरे पे बहती पसीने की बूंदें साफ दिखा रही थी। सामने के पुराने लकड़ी के दरवाजे पे हाथ लगाने के साथ ही वो भारी सा दरवाजा किसी हल्की खिड़की की तरह खुल गया, मानो उस दरवाजों को विवेक का ही इंतजार था। तावीज की रोशनी में अंदर का नजारा विवेक को हैरान कर गया। दरवाजे के भीतर बेहद पतला गलियारा था, जिसकी दीवारों पर सैकड़ों खोपड़ियां चुनी हुई थी, मानो हर एक खोपड़ी से इस गलियारे की दीवार बनाई गई हो। हर एक खोपड़ी पर नक्काशी की गई थी, कुछ आड़ी तिरछी सी लकीरें, मानो कोई नंबर या यंत्र के शब्द। घबराया सा विवेक बढ़ती धड़कनों को लिए
पीछे पलटकर वापस बाहर देखने लगा, मगर अभी भी दीवारें बंद थी। खुला था तो केवल ये दरवाजा, जिसके भीतर उसे ना चाहते हुए भी जाना था। संकरे से रास्ते में आगे बढ़ते बढ़ते हर एक कदम मानो विवेक को दीवारों में फंसी इन इंसानी खोपड़ियों से अपनी गड्ढों भरी आंखों से घूर रहा था। आगे का रास्ता अब खत्म होने वाला था और इसी दौरान गलियारे के कोने से रोशनी आने लगी। विवेक समझ चुका था ये रोशनी ये इसी तावीज का जुड़वा है, मगर उसकी बहन के पास तो एक भी ना था। फंसते हुए गलियारे की खोपड़ियों से भरी दीवारों में अपने जल्दी जल्दी कदम बढ़ा। विवेक तावीज की आती रोशनी की ओर बढ़ने लगा। जब विवेक वहां पहुंचा तो उसकी आंखों में डर की जगह आंसू लिपट आए। उसे कोने में जहां तावीज पड़ा था, ठीक उसके बगल में रखी थी अंजलि की वो पहनी गई साड़ी, जिसे उसने आखिरी ट्रिप पर पहनी थी, और उस साड़ी के ऊपर पड़ी थी एक खोपड़ी। विवेक ने अपने कांपते हाथों से अपनी बहन की साड़ी के ऊपर पड़ी उस खोपड़ी को उठाया और देखते ही देखते खोपड़ी, जिसकी आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे, उनमें आंखों की पुतलियां उमड़ने लगी। तभी गलियारे में एक आवाज आई जिसने विवेक के होश हवा कर दिए। तुम्हारी बहन अब हमारी है और तुम भी जल्दी शामिल हो जाओगे। विवेक ने अपनी गर्दन घुमाकर पीछे दरवाजे की ओर देखा तो उसकी रूह हलक को आ गई। वही औरत जो बेड़ियों से जकड़ी थी, दरवाजे पे खड़ी विवेक को ही देख रही थी, और देखते ही देखते वो सकरे गलियारे में आने लगी। उसके शरीर पे बंदी बेड़ियां दीवारों में फंसी इंसानी खोपड़ियों पर घिसते हुए उनके टुकड़े कर रही थी। वो औरत भयानक मंजर लिए विवेक की ओर बढ़ रही थी। उसके टूटे पांव और खाली हो चुका खाल सा शरीर गलियारे में हड्डियों पे घिस रहा था। विवेक को अब कुछ नहीं सूझ रहा था। उसका दिमाग सुन पड़ गया था और चेहरा सफेद। तभी उसके हाथ में लिपटा वो तावीज अपनी पूरी ताकत से जलने लगा। विवेक ने नीचे देखा तो अंजलि की साड़ी के पास पड़ा तावीज भी पूरी तरह से जल उठा, जिससे अंजलि की आखिरी साड़ी जमीन पे पड़े पड़े ही जलने लगी। अपने हाथ में अंजलि का तावीज उठा। विवेक बिना कुछ सोचे दोनों तावीज सामने गलियारे से आ रही मौत के ऊपर फेंक दिया, और तावीज औरत के बदन पे गिरते ही उन दोनों तावीजों ने आग की लपटें पकड़ ली, और तिल तिल कीड़ा हो चुकी औरत भयानक दहलती आग में खोपड़ियों की दीवारों के बीच फंसी जलने लगी। इसका कोई अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होगा, मगर विवेक ने उस औरत को अपनी आंखों से आग में जलते और भयानक दहलती चीख मारते सुना था। ये एक ऐसा मंजर था जिसमें किसी की भी रूह कांप जाती। ये वाड़ा ऐसे राज और शैतान लिए खड़ा था जिससे इंसान कोसों दूर ही रहे तो बेहतर था। ये कोई आम वाड़ा नहीं था, ये वाड़ा था राधाबाई का, जिसे दीवारों में चुनवा कर जिंदा दफनाया गया था। तभी विवेक ने अपने हाथ देखे, उसकी उंगलियां काली पड़ रही थी। सामने आग में चलती राधाबाई की चीखों में एक भयानक हंसी विवेक के कानों में गूंजी। श्राप कभी खत्म नहीं हुआ, बस अब तुम्हारे भीतर सो गया है अगले बारिश के आने तक। और राधाबाई का शरीर जलती आग में टुकड़ा टुकड़ा होकर नीचे गिरने लगा। सुबह हुई तो राजवाड़ा पूरी तरह से ढह चुका था। विवेक वाड़े के मलबे से बाहर जिंदा निकल आया था। उसके शरीर पर कई चोटें और हथेली की हड्डी टूट गई थी। इस दर्द में होने के बावजूद भी वहां खड़े उसकी आंखों में केवल एक बात चल रही थी, कैसा श्राप, और आखिर कितने वारिस हैं इस वाड़े के अभी।
कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले मानसून में फिर कोई नया वंशज इस वाड़े के दरवाजे को खटखटाएगा और तब वाड़े का श्राप फिर से जाग जाएगा। राजवाड़ा आज भी खंडर बनकर खड़ा है। शायद आपके शहर में भी कोई ऐसी ही जगह छिपी हो। कमेंट में बताएं। कहानीकार राज विजया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले एपिसोड में मिलेंगे अगर हिम्मत है तो।